हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर सीरीज में हम मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे। और इस मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र। मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज में हम जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनमें पहला टॉपिक है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और इनमें कणों की गति किस प्रकार की होती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे अपन, वो रहेगा हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। तीसरा इसमें हम कवर करेंगे वो रहेगा हमारा ऑसिलेशंस। दोलन है वो कितने प्रकार के होते हैं, सरल आवर्त गति क्या होती है और चालित दोलन क्या होते हैं, अवमंदित दोलन क्या होते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। चौथा इसमें हम जो कवर करेंगे वो रहेगा हमारा वेव्स अर्थात तरंगे। तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इनका वेग क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। पांचवा जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो रहेगा हमारा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स एंड इलास्टिसिटी। अर्थात दृढ़ पिंड गतिकी एवं प्रत्यास्थता। ये जो 5 टॉपिक हैं वो हम इस मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र, इसको शुरू करने से पहले हम 2 बातें करते हैं। पहला तो है अपना गतिक अवस्था और दूसरा है अपना स्थिर अवस्था। ये क्या होती हैं ये जानना हमें ज़रूरी है इसको पढ़ने से पहले। जैसे ये पेन है, ये पेन स्थिर है या गतिशील है। अब चूंकि हमें पता है ये पेन समय के साथ इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, अर्थात ये अभी भी यही है, 2 सेकंड बाद भी यही है, 5 सेकंड बाद भी यही है। अर्थात अगर किसी कण की समय के साथ स्थिति चेंज नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं, वो कण किस में है, स्थिर अवस्था में। गतिक अवस्था क्या होती है, यदि समय के साथ इस कण की स्थिति चेंज हो जाए, अभी ये यहाँ है, अब ये चलना शुरू कर दिया, इसकी स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, हमारी गतिक अवस्था। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है, ये कण है, ये स्थिर है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जब आप किसी वाहन से यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन से या बस से, तो आप देखते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आपको आपकी गति के विपरीत दिशा में चलते हुए
दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं, वो तो स्थिर हैं, है कि नहीं है? इसी प्रकार से ये पेन है, इस पेन के साथ साथ मैं भी चल रहा हूँ, इस पेन के साथ साथ मैं भी चल रहा हूँ, तो ये पेन स्थिर है या गतिशील? मेरे लिए पेन स्थिर है। क्यों? क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे सापेक्ष इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप स्थिर हो तो आपके सापेक्ष ये पेन क्या है? गतिशील है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की दोनों चीजें, बातें हैं, वो क्या हैं? रिलेटिव क्वांटिटी हैं। क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है, सापेक्ष राशियां हैं। क्या है? सापेक्ष राशियां हैं। अर्थात हम किसी कण को ऐसे आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि वो स्थिर है या गतिशील है। उसकी स्थिर या गतिशील अवस्था है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी आप उसको किस रिस्पेक्ट में देख रहे हो, किसके सापेक्ष देख रहे हो। तो यहीं से निकल के आता है कंसेप्ट किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात निर्देश तंत्र का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो लिख लेते हैं अब निर्देश तंत्र क्या होता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी पिंड के सापेक्ष किसी पिंड के सापेक्ष स्थिति को जब हम व्यक्त करते हैं तो वो पिंड या निकाय क्या कहलाता है? हमारा निर्देश तंत्र। जैसे ये पेन था, इस पेन को मैं मेरे सापेक्ष क्या कह रहा हूं? ये स्थिर है। इसका मतलब मैं क्या हूं इसके लिए? निर्देश तंत्र। क्या हूं? निर्देश तंत्र। अर्थात किसी पिंड या निकाय के सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है तो वह पिंड या निकाय क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख लेना अपने शब्दों में। किसी पिंड या निकाय के सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब निर्देश तंत्र तो हमने डिफाइन कर लिया कि ये कोई सिस्टम है या एक पिंड है जिसके सापेक्ष हम कण की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये होना कैसा चाहिए? निर्देश तंत्र है वो कैसा होना चाहिए, इसकी बात हम करते हैं। तो निर्देश तंत्र है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि एक तो उसको हम जहां चाहें वहां उसको प्राप्त कर लें। जैसे यहाँ मेरे को जरूरत पड़ रही है तो यहाँ मैं निर्देश तंत्र बना लूँ, मेरे को किसी दूसरे गांव में जरूरत पड़ रही है तो वहां मैं निर्देश तंत्र बना लूँ। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये होना चाहिए कि भाई वो उसको हर कोई क्या करे? माने, अर्थात उस पर सर्वसम्मति होनी चाहिए। ऐसा निर्देश तंत्र होना चाहिए। और तीसरी चीज उसके साथ क्या होनी चाहिए? उस निर्देश तंत्र है वो ऐसा सरल होना चाहिए कि उसके अंदर हम किसी कण की जो गतिक अवस्था है या उसकी डायनेमिक्स को हम क्या कर लें? आसानी से अध्ययन कर लें। तीसरा वो इस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे सरलतम जो निर्देश तंत्र होता है, सबसे सरलतम निर्देश तंत्र है वो हमारा कौन सा होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अर्थात कार्तीय निर्देश तंत्र। सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कौन सा होता है हमारा? कार्तीय निर्देश तंत्र। ये होता क्या है कार्तीय निर्देश तंत्र? कार्तीय निर्देश तंत्र है बिल्कुल सिंपल सा निर्देश तंत्र है। इसमें 3 अक्ष होती हैं और तीनों क्या रहती हैं? एक दूसरे के लंबवत रहती हैं। क्या रहती हैं? एक दूसरे के लंबवत रहती हैं। और जहां पर ये तीनों अक्ष मिलती हैं वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। जैसे एक लाइन ये खींच दी मैंने, इसके लंबवत एक लाइन ये खींच दी, और एक लंबवत लाइन है वो प्लेन के बाहर है, जिधर ये मार्कर है वो एक लंबवत लाइन है। तो बोर्ड पे ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ? इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस कहलाएगी, ये वाई एक्सिस, और ये क्या कहलाएगी? जेड एक्सिस कहलाएगी। जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन, अर्थात मूल बिंदु हमारा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। आई बात समझ में? तीनों क्या है? लंबवत है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्लेन के बाहर है। जहां मिल रहे हैं वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। ये बात है हमारी किसकी? निर्देश तंत्र की। ऐसा उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम।
निर्देश तंत्र क्या होता है वो हमने परिभाषित कर लिया है, अर्थात कोई पिंड या निकाय होता है ये जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को हम व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र हमने डिफाइन कर लिया, उसमें कण की स्थिति को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। निर्देश तंत्र हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अब इसमें किसी कण की स्थिति को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कण की स्थिति को निर्देश तंत्र में कैसे रिप्रेजेंट करें। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, हम किससे रिप्रेजेंट कर लें इसको, स्थिति सदिश से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्थिति सदिश से। और दूसरा क्या है, निर्देशांक। क्या है, निर्देशांक। दो तरीके हैं। ये निर्देश तंत्र है हमारा, इसके अंदर किसी कण की स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला तरीका तो क्या है, हम उसकी स्थिति सदिश बता दें कि वो इस स्थिति पे है। दूसरा हम बताएं उसके निर्देशांक कि वो इस निर्देशांक पर स्थित है। तो हम मान लेते हैं इस निर्देश तंत्र में कहीं यहीं पे एक कण है P, ये बिंदु हमारा क्या है, P। इस बिंदु पे क्या है, एक कण है। तो इस कण को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करें, इस कण को मूल बिंदु से हम मिला दें। क्या कर दें, मूल बिंदु से मिला दें। तो जो सदिश हमें प्राप्त हुआ है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अपन R से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या कहलाएगा, इस कण का स्थिति सदिश। आई बात समझ में। स्थिति सदिश के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, उस कण को मूल बिंदु से मिला देंगे, और जो सदिश हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, उस कण का स्थिति सदिश कहलाएगा। दूसरा है हमारा निर्देशांक। दूसरा तरीका हम हमारा क्या है, इसी कण को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, निर्देशांक की। मान लेते हैं इसके निर्देशांक कितने हैं, x y z। इनका मतलब क्या है, ये आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, आप अच्छे से जानते हो x y z निर्देशांक से आप किसी कण को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका फिजिकल मीनिंग क्या है वो जानना आपको जरूरी है। मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और फिजिक्स की जान इसको हम कह सकते हैं। अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आपको कोई भी फिजिक्स समझ में नहीं आ पाएगी, इसलिए मैकेनिक्स को आसानी से या फिर बहुत ही ध्यान से समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके निर्देशांकों की, x y z। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है x निर्देशांक का मतलब क्या है, x निर्देशांक का मतलब है उस कण की y z तल से दूरी। अर्थात x निर्देशांक का मतलब क्या है, y z तल से लंबवत दूरी, कण की क्या है, लंबवत दूरी। y निर्देशांक का मतलब क्या है, x z तल से लंबवत दूरी। और z निर्देशांक का मतलब क्या है, इसका मतलब है x y तल से लंबवत दूरी। आई बात समझ में, कैसे आई इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। हर एक चीज आपको समझाई जाएगी, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जैसे हमारे पास ये एक निर्देश तंत्र इसमें मैं बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा निर्देश तंत्र है, 3 डायमेंशन में बनाया मैंने। क्यों बनाया, क्योंकि हम बात 3 डायमेंशन की कर रहे हैं, x y z की। ये इसकी x एक्सिस है, ये इसकी y एक्सिस है, और ये इसकी z एक्सिस है। ये पॉइंट है यहाँ पर एक P, यहाँ पर एक कण स्थित है जिसके निर्देशांक कितने हैं, x y z। क्या है, निर्देशांक x y z है। इसका मतलब क्या है, ये इसका ओरिजिन है। ओ x एक्सिस का मतलब क्या था, x निर्देशांक का मतलब है y z तल से दूरी। y z तल कौन सा है, y z। इसका मतलब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसका ये वाला प्लेन ऐसे है कहीं इस पे, है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक घन है, और इस घन से ये जो दूरी है इसकी लंबवत दूरी, यहाँ इसको मैं अगर लिख देता हूँ, m लिख लेता हूँ, तो mp दूरी है वो क्या कहलाएगी, इसकी x निर्देशांक कहलाएगी।
कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से y निर्देशांक का मतलब क्या है, अक्ष जेड तल से दूरी। अक्ष जेड कौन सा है, अक्ष जेड ये वाला तल है। इस तल से ये जो दूरी है, ये तल देखो ऐसा है, इस तल से ये जो दूरी है इसको मैं लिख लेता हूं NP। ये क्या कहलाएगा, इसका y निर्देशांक। इसी तरीके से z निर्देशांक का मतलब क्या है, अक्ष y तल से दूरी। z निर्देशांक अक्ष y तल से दूरी, अर्थात इस प्लेन से दूरी, इसके जो बोर्ड के जो पीछे वाला जो प्लेन है उससे दूरी। वो दूरी क्या है इसकी, ये वाली दूरी है कि नहीं है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बनाया है, एक घन बनाया है। थोड़ा सा 3D में आपको विजुअलाइज करना जरूरी है और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। तो ये क्या है, अब देखो इस कण की स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये भी क्या है, स्थिति सदिश है। तो दो तरीके हैं, एक तो स्थिति सदिश के द्वारा, एक निर्देशांक के द्वारा। अगर x अक्ष दिशा में एकांक सदिश i कैप, y अक्ष की दिशा में j कैप और z अक्ष की दिशा में k कैप है, तो स्थिति सदिश r वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आएगा कि नहीं आएगा, आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी। अगर मैं परिमाण निकालता हूं इस स्थिति सदिश का, r का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, इस स्थिति सदिश का परिमाण हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक सिंपल चीजें हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये तो बात थी, हमने स्थिति को रिप्रेजेंट कर लिया इस निर्देश तंत्र के अंदर। लेकिन अगर निर्देश तंत्र में कण हमारा क्या है, गतिशील है, कैसा है, गतिशील है, अर्थात स्थिर नहीं है, तो उसका वेग और त्वरण है वो कैसे निकालते हैं, इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, गतिशील कण की व्याख्या करते हैं अपन। ये हमारा निर्देश तंत्र है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसमें एक कण है वो स्थिर नहीं है, गतिशील है। तो हम मान लेते हैं किसी समय t1 पे कण की स्थिति है, स्थिति सदिश हमारा क्या है, r1 है, अर्थात कण इस स्थिति पे था। लेकिन कुछ समय के पश्चात, अर्थात वो समय हमारा क्या है, t2, ये कण कहाँ पहुंच गया, हमारा r2 सदिश पे पहुंच गया है। अर्थात किसी समय t के कुछ समय पश्चात, अर्थात समय t2 पर उसका जो स्थिति सदिश है वो क्या हो गया, r2 हो गया है। तो ये जो विस्थापन है डेल्टा r, वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो हमें पता है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं OAB, तो OAB त्रिभुज के अंदर मैं सदिशों का योग नियम लगाता हूं तो क्या आएगा, r1 प्लस डेल r मस्ट बी इक्वल टू r2, अर्थात डेल्टा r इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, इसका स्थिति सदिश, ये सॉरी विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, इसका विस्थापन सदिश कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इस कण के वेग की। वेग क्या होता है, आप जानते हो वेग क्या होता है, वेग होता है स्थिति में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर। कण पहले यहां पे था, अब यहां पर है, अर्थात कितने समय में कण ने कितनी दूरी तय की है वो अनुपात हमें पता चल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वेग। अर्थात वेग जिसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं v वेक्टर से, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t के बराबर आएगा। जहां t क्या है, समय अंतराल। वो समय अंतराल क्या था, जब यहां कण था तो वो किस स्थिति पे था, समय t1 पे था, जब यहां पहुंचा तो समय क्या था, t2 था। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। कोई दिक्कत है क्या इसमें। ये क्या है, हमारा
वेग है। अब हम बात करते हैं, इसको वेग की बजाय अगर हम माध्य वेग कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको वेग की बजाय हम क्या कहते हैं, माध्य वेग, जिसको आप चाल भी कह लेते हो कभी कभी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं अपन वेग या तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर क्षण पे, तत्क्षण, उसी क्षण पर, अर्थात जैसे ये t1 समय है, ये t2 समय है, इनके बीच में गैप है, समय के बीच में हो सकता है मान लो अपन ने ये 2:02:03 पे देखा तो कण यहाँ था, और 2:02:05 पे देखा तो कण यहाँ था। इसका मतलब ये 2 सेकंड का गैप है इसके अंदर। अगर वो गैप हमारा मिनिमम हो जाए, अर्थात 0 को अप्रोच कर जाए, अगर हमारा वेलोसिटी है वो क्या आएगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी। अगर समय हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा तो जो माध्य वेग है वो क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा, जिसको हम डी आर अपॉन डी टी भी कहते हैं। आप पढ़ के आए हो अच्छे से, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये हमारा आ गया कण का वेग। अब हम बात करते हैं उस कण का त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर कण का वेग भी क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, हम मान लेते हैं, माना समय t1 पर कण का वेग कितना है v1, और समय t2 पर कण का वेग कितना है v2, तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, a से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी टी, v क्या था, डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जिसको हम d2r वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये क्या है, कण का त्वरण। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। इसमें निर्देश तंत्र क्या होता है, उसमें कण की स्थिति को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके हैं, या तो हम स्थिति सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं या निर्देशांक से। और उसके अंदर कण अगर गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा और उसका त्वरण क्या होगा, वो हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम बात करते हैं निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है, तो निर्देश तंत्र हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिनको अंग्रेजी में हम एक को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं और एक को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्या कहते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसको जानने से पहले हमें जानने की जरूरत है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम आप मेरे ख्याल से 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो। 3 नियम होते हैं। पहला कौन सा होता है, जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा होता है, बल का नियम। और तीसरा कौन सा होता है हमारा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों नियम हैं, आपने पढ़े भी हैं, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं आपको। जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होता है, अगर सपोज करो ये आपका एक कण है, इस कण पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अर्थात इस पर मैं कोई बल नहीं लगा रहा हूँ बाहर से, तो ये कण जहाँ है वहाँ का वहीं रहेगा। अर्थात ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। कब तक, जब तक हम इस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाते हैं, बाह्य बल
नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस पे बल लगा दूंगा, ये क्या कर लेगा, अपनी गति में या अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देगा। तो ये नियम क्या कहलाता है, हमारा जड़त्व का नियम कहलाता है। अर्थात इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जब तक बाह्य बल नहीं लगाओगे तो कण अपनी गति में स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा जो नियम है वो किसको बताता है, बल के परिमाण को बताता है। अर्थात किसी कण पे, ये कण है, इस कण पे आपने फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाओगे तो क्या आएगा, इसमें चेंज आएगा इसकी गति में, अर्थात इसका संवेग है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो द्वितीय नियम के अनुसार बल जो आपने लगाया है वो क्या करेगा, उसके संवेग को चेंज कर देगा, dp अपॉन dt, जहां p क्या है, संवेग है। क्या है, संवेग है। संवेग को में क्या हो जाएगा, परिवर्तन किसके बराबर है, f वेक्टर के बराबर, जिसको आप m/2 r अपॉन dt स्क्वायर भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि हमें पता है p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। अगर द्रव्यमान को आप नियत मानते हो तो m क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू m इंटू d2r अपॉन dt स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा। तीसरा नियम क्या कहता था न्यूटन की गति का, वो कहता है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जैसे ये एक बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पे मैं मेरे हाथ से क्या लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं, अर्थात इस बोर्ड पे मैं क्या कर रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं। तो ये बोर्ड भी क्या करेगा, इतना ही बल मेरे हाथ पे लगा रहा है। अर्थात जितना बल मैंने इस बोर्ड पे लगाया, बोर्ड ने उतना का उतना बल किस पे लगा दिया, मेरे हाथ पे लगा दिया है। तो ये नियम क्या कहलाता है, हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये न्यूटन की गति के तीनों नियम है। अब हम बात करते हैं रेफरेंस, जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसकी बात हम करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसके अंदर कण पर क्या, जो बाह्य बल क्या रहता है, जब तक जीरो है उसकी गति त्वरित नहीं रहेगी। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निर्देश तंत्र में कण का त्वरण यदि शून्य है तो वो निर्देश तंत्र हमारा क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात F इज इक्वल टू 0 होगा किसमें, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो उससे क्या नतीजा निकल के आता है, F को हम क्या लिखेंगे, m dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या पता चल गया, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। या फिर इसको मैं f को m इंटू ए लिखता तो क्या आ जाता, 0, और a इज इक्वल टू क्या हो जाता, 0। और dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू या तो नियत या 0, दोनों हो सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये दो बातें हैं, क्या बता रही हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का त्वरण क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य रहेगा। वेग क्या रह सकता है, नियत भी रह सकता है और शून्य भी रह सकता है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो त्वरण है वो शून्य रहता है या अशून्य रहता है, स्टेटमेंट दे के आपसे पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि वो निर्देश तंत्र जो क्या है, या तो नियत वेग से चल रहे हैं या फिर स्थिर हैं, उनका त्वरण 0 है, गतिशील है ही नहीं, वो निर्देश तंत्र हमारे क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात सरल शब्दों में हम कहें तो जो स्थिर निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में जड़त्वीय निर्देश तंत्र पॉसिबल है, अपनी जो अर्थ है उस पर जड़त्वीय निर्देश तंत्र पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि हमने कहा कि निर्देश तंत्र है उसकी गति क्या नहीं होनी चाहिए, त्वरित नहीं होनी चाहिए, नियत वेग से वो गति कर सकता है। लेकिन हमने अर्थ की बात की और अर्थ पे मैंने एक निर्देश तंत्र बना लिया। यहाँ पे एक ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, मैंने ये निर्देश तंत्र यहाँ बना लिया। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो स्थिर है और इसको हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जहां बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, मैं किस पे खड़ा हूं, अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, और अर्थ हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और अर्थ का एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से, जहां ओमेगा क्या है, अर्थ की क्या है, कोणीय वेग है, और आर क्या है, अर्थ की त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर जितने भी निर्देश तंत्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है, हम तो चिल्ला चिल्ला के अब तक जो पढ़ के आ रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, इसको आप कैलकुलेट करके देखना, ओमेगा स्क्वायर आर, जहां ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती कैसे निकालते हैं अपन, कोण अपॉन समय से निकालते हैं। तो ओमेगा हमारा क्या जाएगा अर्थ के लिए, अर्थ है वो 2 पाई 360 डिग्री कितने समय में करती है तय, 24 घंटे में, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या आ गया अर्थ का ओमेगा। तो ए निकालोगे तो ए इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60 की होल स्क्वायर इंटू आर, रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होती है कि नहीं होती है। और इन दोनों को आप गुणा करके देखोगे तो यह आपको 10⁻⁻2 के ऑर्डर का मिलेगा। किस ऑर्डर का मिलेगा, 10⁻⁻2 के ऑर्डर का मिलेगा। अर्थात ये क्या है, एक की तुलना में बहुत ही कम राशि है, क्या है, न्यून राशि है, इसलिए उसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और पृथ्वी पर जो स्थिर निर्देश तंत्र हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक? अब आता है हमारा अगला निर्देश तंत्र, जिसको हम कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्या अंतर है निर्देश जड़त्वीय और अजड़त्वीय? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो होते हैं, अर्थात वो निर्देश तंत्र जो क्या हैं, नियत वेग से गतिशील नहीं है, अर्थात उनकी गति क्या है, त्वरित है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इनकी गति क्या होनी चाहिए, त्वरित होनी चाहिए, अर्थात ये जब गति कर रहे हैं निर्देश तंत्र तो उनकी गति में त्वरण होना चाहिए, या दूसरा क्या होना चाहिए, ये अपने अक्ष पर क्या करें, घूर्णन गति करें। क्या करें, घूर्णन गति करें। तो ऐसे निर्देश तंत्र हमारे क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। आपको पता है पृथ्वी अपनी अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है, इसलिए पृथ्वी क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लेकिन अभी हमने उसका जो एक्सीलरेशन निकाला था ए, वो चेक किया था, वो बहुत ही कम आया था। क्या आया था, न्यून आया था, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं उसको कि वो जड़त्वीय है, लेकिन वो एक्चुअल में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अब इन दोनों निर्देश तंत्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसके अंदर न्यूटन की गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम दोनों क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं। क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं। किसमें, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। जड़त्वीय में न्यूटन की गति का प्रथम और दूसरा दोनों नियम वैलिड रहते हैं, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में ये दोनों के दोनों वैलिड नहीं रहते हैं, ये दोनों के दोनों वैलिड नहीं रहते हैं। तो ये जो डिस्कशन था हमारा वो था
निर्देश तंत्र के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात निर्देशांकों का रूपांतरण कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।